आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ फेलुदा सीरीज़ की एक और बेहतरीन कहानी, गुरगुटिया की घटना। ये एक पेस्टिज स्टोरी है। शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। प्रद्युत घोषाल ने फिर से फेलुदा को एक बार याद किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी एक समस्या ने गुरगुटिया गांव को घेर लिया है। इस बार फेलुदा की जरूरत प्रद्युत घोषाल को नहीं बल्कि उनकी पत्नी ललिता देवी को है। एक चिट्ठी में उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया है। दरअसल ललिता देवी की परम मित्र है नंदिनी चटर्जी। नंदिनी पर दुखों का पहाड़ गिर गया है। नंदिनी जो उम्र में ललिता के ही बराबर हैं, पिछले 2 साल से पति की मृत्यु के बाद वो अपने पुश्तैनी मकान बोनोबिथी में रह रही हैं। बोनोबिथी में उनकी 2 बहनें भी रहती हैं, बड़ी बहन सुचित्रा, छोटी बहन मधुमिता। जहां नंदिनी देवी की बड़ी बहन सुचित्रा बिल्कुल अपने पिता की छवि हैं, जमींदारों वाला रौब, पूजा पाठ करने वाली और साथ में अनुशासन प्रिय। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी भी है। वो चाहती हैं कि सामने वाला बिल्कुल उनके हिसाब से चले, जैसा वो कहें सामने वाला बिल्कुल वैसा करे, तब तो वो खुश रहती हैं। और अगर सामने वाले ने ज़रा से भी अपने मन की कर ली तो फिर वो तो उनका दुश्मन हो जाता है। वहीं छोटी बहन मधुमिता खुले विचारों वाली नए ज़माने की लड़की है। उसे घूमना फिरना, नए तरह के परिधान पहनना, म्यूज़िक सुनना पसंद है। उसका कमरा भी एकदम नए ज़माने के हिसाब से ही सजा हुआ है। हालांकि गुरगुटिया जैसे छोटे गांव में लोग मधुमिता के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते। मधुमिता अक्सर ना जाने क्यों कलकत्ते जाती है, हफ्तों वहीं रहती है, फिर लौट आती है। लोग इसके ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। वह गैर मर्दों से खुलेआम बेबाक होकर बात करती है, जो गांव के कई लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं सुचित्रा देवी सादा जीवन उच्च विचार का भाव लेके चलती हैं। सुबह एकदम सही सी एक समय पर उनका मंदिर जाना, फिर पूरे घर में धूप रोबान जलाना और फिर अपनी बागवानी में लग जाना। यही सादा जीवन वो सालों से जीते आई हैं। वहीं नंदिनी जो 10 वर्षों तक विवाह के बंधन में तो बंधी रही, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई। वो वापस बोनोबिथी तो आ गई है, लेकिन मधुमिता और सुचित्रा के बीच में जो रंजिश है उससे वह बहुत परेशान रहती है। वह उन दोनों के बीच में पड़ी इस खाई को पाटना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश अब उसकी भी तबीयत उसका साथ नहीं दे रही। इसीलिए वह फेलुदा की मदद लेना चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन मधुमिता की जो मृत्यु हुई है वो एक साधारण मृत्यु नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा राज है जो शायद सिर्फ और सिर्फ फेलुदा ही सुलझा सकते हैं। इसीलिए उसने प्रदोष घोषाल की पत्नी से कह के फेलुदा को वो पत्र लिखवाया है। फेलुदा इसके पहले भी जब गुरगुटिया आए थे और प्रदोष घोषाल की उन्होंने मदद की थी, तो सभी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल हो गए थे। लाल मोहन बाबू को लगता है कि भैरा फेलुदा इस केस में क्या मदद कर पाएंगे। जब मधुमिता की हृदय रोग के कारण मृत्यु हुई है तो भला फेलुदा इसमें क्या सॉल्व करेंगे। लेकिन फेलुदा कहते हैं कि अगर ललिता देवी चाहती हैं कि वो गुरगुटिया जाएं और दोनों बहनों से मिलकर ये केस सॉल्व करने में उनकी मदद करें, तो वह अवश्य वहां जाएंगे। चिट्ठी में ये भी लिखा गया था कि नंदिनी की तबीयत इधर ठीक नहीं रहती और वो फेलुदा से मिलके उनसे कोई खास बात बताना चाहती हैं। जिस प्रकार से फेलुदा ने प्रद्युत घोषाल का वो जटिल केस सॉल्व किया था, तो प्रद्युत घोषाल को लगता है कि शायद इस बात में भी फेलुदा नंदिनी देवी की कुछ न कुछ मदद तो अवश्य करेंगे। तोपसे चुपचाप बैठे सारी बातें सुन रहा है। वह कहता है अब तो छुट्टियां बड़ी अच्छी बीतेंगी और लाल मोहन बाबू के पास भी इधर कोई काम नहीं है। कहानी का एक अच्छा प्लॉट उन्हें मिल जाएगा। 3 बहनें, बड़ा बंगला, कोई उत्तराधिकारी नहीं। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। शायद फेलुदा कोई इसमें बड़ा राज छुपा है। लेकिन फेलुदा की मुद्रा भी गंभीर है। वो गहरी सोच में है। खैर 3 दिन बाद तोपसे फेलुदा और लाल मोहन बाबू गुरगुटिया स्टेशन पर खड़े हैं और उन्हें लेने आते हैं प्रद्युत घोषाल, और उनके साथ में हैं उस गांव के एकमात्र डॉक्टर मुखर्जी। मधुमिता के अंतिम क्षणों में वे उनके पास थे। वो कहते हैं मधुमिता की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी।
मैं उनके पास ही बैठा था। वो जिस उम्र में थीं, लगभग 45-46 साल की, उन्हें ना हाई बीपी था, ना डायबिटीज़ था, कोई ऐसा रोग नहीं था जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए। बिल्कुल चुस्त, तंदुरुस्त और जिंदा दिल औरत थी। जीना कोई उससे सीखे। क्या दिलचस्प महिला थी मधु। पर अचानक एक महीने में जैसी उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई, जैसे कोई दवाई उसे फायदा ही नहीं कर रही थी। और फिर अचानक वो हार्ट स्ट्रोक आया। उसके गिरते स्वास्थ्य के बीच मैं समझ ही नहीं पाया कि उसे हुआ क्या। और फिर अचानक, कहते कहते डॉक्टर मुखर्जी चुप हो गए। लाल मोहन बाबू ने उनकी पीठ पे हाथ रख के उन्हें दिलासा दी। थोड़ी ही देर में प्रद्युत घोषाल के घर पहुंच गए वो सारे, और उनकी पत्नी ललिता देवी ने गर्मजोशी से सबका स्वागत किया। फेलुदा अभी भी गहन विचार में है। नाश्ता कब आया, उन्होंने क्या खाया, जैसे उन्हें पता ही नहीं चला। फिर वे अचानक बोले, और नंदिनी देवी, उनकी हालत कैसी है डॉक्टर मुखर्जी? वो भी बहुत स्वस्थ थीं, उन्हें भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी खांसी बढ़ती ही जा रही है। शहर से एक्सरे की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। मैंने उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट आने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। फेलुदा कहते हैं कि वो आज शाम को ही दोनों बहनों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ललिता देवी उन्हें टोक देती हैं। वो कहती हैं, फेलू बाबू, नंदिनी देवी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं, इसीलिए कल सुबह 9 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है। वो उस समय आपसे मिलना नहीं चाहती जब सुचित्रा देवी घर पे रहती हैं। 9 बजे वो मंदिर जाती हैं। फेलुदा सोचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एक बहन अपनी बड़ी बहन से नहीं बताकर उनसे बताना चाहती है। क्या मधुमिता की मौत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? अगले दिन 9 बजे सुनिश्चित समय पे फेलुदा और लाल मोहन बाबू बोनोबिथी, यानी कि वो बंगला जहाँ ये तीनों बहनें रहती थीं, वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसा बंगले का नाम बोनोबिथी, वैसे ही रचा बसा यह बंगला, यानी जंगलों के बीच बसा हुआ एक निवास। चारों तरफ हरियाली से घिरा बोनोबिथी जैसे अपनी सुंदरता और शांति के बीच कुछ और भी दास्तां बयां करता था। घर में घुसते ही बड़ी ऊंची दीवार पर लगी तस्वीरें बहनों के पूर्वजों की शान और शौकत दर्शाती थी। हरिदा, जो यहाँ सालों से काम करते हैं, फेलुदा को लेकर अंदर आ रहे थे, और तभी फेलुदा उनसे एक अजीब सी बात पूछते हैं, यहाँ पर लगी वो तस्वीर क्यों हटा दी गई? हरिदा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, सही कह रहे हो बाबू, यहाँ पर एक तस्वीर लगी थी, वो अब छोटी दीदी के कमरे में लगा दी गई है। फिर सारे बैठक में आते हैं। लाल मोहन बाबू धीमे से फेलुदा से पूछते हैं, आपको कैसे पता कि वहाँ से कोई तस्वीर हटाई गई है? फेलुदा कहते हैं, यहाँ पर पहले कोई छोटी तस्वीर लगी थी जिसको हटाकर एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है, लेकिन तब भी किनारे से छोटी तस्वीर के निशान छुपे नहीं, वो दिख रहे हैं। बैठक में नंदिनी देवी पहाड़ से आती हैं, जो फेलुदा को देख के बहुत खुश होती हैं। कहती हैं, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। फेलुदा देखते ही पूछते हैं, यहाँ पर संगीत का इतना शौक किसको है? वो कहती हैं, ये सारे शौक तो मधु के थे, वो जिंदा दिली की एक मिसाल थी। फिर वह फेलुदा और लाल मोहन बाबू को संबोधित करते कहती हैं, ये लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, ये सारा कलेक्शन उसी का है। ये सब मधु की यादें हैं। सारा पैसा वो अपने इसी शौक पर तो खर्च कर देती थी। घूमना फिरना, चुनिंदा चीज़ें खरीदना, घर सजाना, सजना संवरना। दीदी के बिल्कुल विपरीत। सुचित्रा दीदी तो पूजा पाठ वाली हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। उनकी फूलों की बगिया तो देखते ही बनती है। उन्होंने पढ़ाई भी तो फूलों के बारे में ही कर रखी है। गुलाबों की खेती वो बंगले के चारों तरफ करवाती हैं। क्या गुलाब है, आप देखना चाहेंगे? कहते हुए वह फेलुदा और लाल मोहन बाबू को बाहर बगीचे में ले जाती हैं। बगीचे में चारों तरफ गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। फेलुदा कहते हैं, क्या लाजवाब गुलाब हैं, एक भी दाग नहीं, स्वस्थ और पोषित। नंदिनी कहती हैं, दीदी ना जाने इसमें क्या क्या डालती रहती हैं, वही जाने। तभी अचानक से नंदिनी को जोर से खांसी का दौरा आता है और खांसी बढ़ती ही जाती है।
फेलुदा उन्हें जल्दी से बैठक में ले जाते हैं। हरी काका उनके लिए काढ़ा बना के लेते हैं। नंदिनी की सांसें जैसे उखड़ रही थीं। फिर वह फेलुदा को इशारे में कहती हैं, पीछे पीछे मधु का कमरा है, एक वसीयत है, एक नई वसीयत। बस वो इतना ही कह पाती है। खांसी तेज होती जा रही थी। हरी काका डॉक्टर मुखर्जी को साथ में ले आए थे। फेलुदा और लाल मोहन बाबू को अब वो जाने का इशारा करती हैं और कहती हैं, कल फिर आइएगा। शायद सुचित्रा देवी के आने का समय हो गया था। फेलुदा पूरे रास्ते चुप थे। फिर वो अचानक से बोलते हैं, गुलाब के फूल पर एक भी दाग नहीं, पत्ते भी हरे, हर गुलाब पुष्ट और खिला हुआ। और वह तस्वीर, आखिर उसे मधुमिता के कमरे में क्यों पहुंचा दिया गया? और ये बात कुछ अजीब नहीं लगी कि बार बार सुचित्रा देवी से हमारा मिलना क्यों रोका गया? हमें वापस जाना होगा लाल मोहन बाबू, हमें वापस जाना होगा उस कमरे में जहां मधुमिता रहती थी। और कह के वो तुरंत वापस मुड़ जाते हैं। रास्ते भर वो एक ही बात कह रहे थे, वो कमरा, वहाँ पे रखे वो वाद्य यंत्र, वो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स, जैसे कुछ कहना चाहते हैं। और फिर सारे बोनो बिथी निवास फिर से पहुंच जाते हैं, यानी कि लाल मोहन बाबू और फेलुदा। धूप की सुगंध से मुख्य द्वार महक रहा था। सुचित्रा देवी मंदिर से वापस आ चुकी थीं और बैठक में अपनी बहन की तीमारदारी में लगी हुई थीं। फेलुदा और लाल मोहन बाबू सीधे पीछे के कमरे में जाते हैं जो मधुमिता का था। कमरा उन्हीं की इच्छा अनुसार सुसज्जित था, नवीन तरह के फर्नीचर, लेकिन फेलुदा की निगाहें तो उस तस्वीर को ढूंढ रही थीं। वह छोटी तस्वीर जो कभी दीवार पे टंगी थी, लेकिन उसे हटा के मधुमिता के कमरे में रख दिया गया था। तस्वीर को ढूंढने में बहुत समय नहीं लगा। कोने की मेज पर वह तस्वीर रखी थी जिसमें 3 नवयुवतियां थीं और उनके साथ एक नौजवान था। नौजवान देखने में अंग्रेज लग रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, विथ लव फ्रॉम रॉबर्ट। युवतियों को पहचानना मुश्किल नहीं था। मधुमिता उन तीनों में से सबसे नवयौवना और आकर्षक थी। रॉबर्ट का दायां हाथ उसके कंधे पे था। सुचित्रा के चेहरे पे खिन्नता का भाव था और नंदिनी जैसे उनके बीच तालमेल बिठाना चाह रही हो, जैसा वह आज तक करती आ रही है। यह रॉबर्ट कौन हो सकता है लाल मोहन बाबू? यह पता लगाना ही पड़ेगा। फिर फेलुदा फुर्ती से इधर उधर ना जाने क्या ढूंढने लगते हैं। वह कहते हैं, लाल मोहन बाबू जल्दी करिए, हमें एक कागज़ ढूंढना है। वह वसीयत जैसा दिखता होगा, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। दोनों मिलकर बहुत ढूंढते हैं लेकिन कोई भी कागज़ नहीं मिलता। तभी सिलाई के डिब्बे में रखी एक डायरी मिलती है। फेलुदा उस डायरी को खोल के पढ़ने ही जा रहे थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट लगती है और झट से फेलुदा डायरी अपने कुर्ते की जेब में रख लेते हैं। दरवाजे पर सुचित्रा देवी खड़ी थीं, बिल्कुल अपने पिता की छवि। लंबा कद, दमदार आवाज़, प्रभावशाली व्यक्तित्व। नजरें ऐसे जैसे किसी को क्षण भर देख लें तो उसके हाथ पांव कांपने लगें। लेकिन उनका सामना तो फेलुदा से था। फेलुदा ने अपना और लाल मोहन बाबू का परिचय दिया। सुचित्रा देवी बोली, मेरी बहन को तो दुनियादारी की कोई समझ नहीं, पर आप तो समझदार मालूम होते हैं। इस तरह से किसी के कमरे की तलाशी लेना क्या आपको शोभा देता है? फेलुदा पल भर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, पर सुचित्रा देवी, इस कमरे की तलाशी तो पहले भी ली गई है। सुचित्रा देवी के चेहरे का रंग बदल जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? फेलुदा बाबू कहते हैं, आप भली भांति समझ गई हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर एक छोटी सी शीशी सुचित्रा देवी के हाथ में दे देते हैं। शायद आप इसे यहाँ भूल गई थीं। सुचित्रा देवी का चेहरे का रंग एक बार फिर बदलता है। उनकी आवाज़ में अब कंपन आ गया था। अरे अरे, मैं तो इसे ढूंढ रही थी, शायद काम वाली इसे यहाँ रख के भूल गई है। फेलुदा पूछते हैं, क्या आप बताने का कष्ट करेंगी कि ये क्या है? अरे बिल्कुल, ये गुलाबों में पड़ने वाली वो दवाई है जिससे वो खराब नहीं होते। लाल मोहन बाबू टपाक से कहते हैं, अच्छा, तभी आपके बगीचे के गुलाब इतने शानदार हैं।
फेलुदा फौरन कमरे से बाहर निकल जाते हैं और लाल मोहन बाबू लगभग पीछे उनके भागते भागते आगे उनके साथ होते हैं। थोड़ी देर में रहस्यों से भरा हुआ बोनोबिथी पीछे छूट जाता है। लाल मोहन बाबू के मन में उथल पुथल मची है। आखिर मधुमिता के कमरे की तलाशी किसने ली थी? उस शीशी में क्या था जो कमरे से मिली, और वो डायरी जो फेलुदा ने अपनी जेब में रख ली है? रास्ते में प्रदोष मित्र यानी हमारे फेलुदा बाबू कुछ नहीं बोलते और प्रद्युत घोषियाल के घर जाते ही फेलुदा तुरंत कलकत्ते जाने की तैयारी बनाने लगते हैं। वो लाल मोहन बाबू और तोपशे से कहते हैं कि 2 दिनों के लिए वो घुरघुटिया में ही रुकें। 2 दिन के बाद फेलुदा वापस घुरघुटिया आएंगे और तब आगे का काम होगा। ठीक 2 दिन के बाद फेलुदा वापस लौट आते हैं और उनके साथ एक नौजवान है, गोरा चिट्टा 18-19 साल का। फेलुदा तोपशे से कहते हैं, तुम पीटर को लेकर ऊपर जाओ, हम शाम को बोनोबिथी चलेंगे। सबके मन में जिज्ञासा थी कि वो कौन था और बोनोबिथी निवास से उसका क्या रिश्ता होगा। शाम को बोनोबिथी की बैठक में हलचल है। वहाँ कई लोग इकट्ठा हैं। फेलुदा हैं लाल मोहन बाबू, वो नौजवान लड़का पीटर, नंदिनी, उनकी बड़ी बहन सुचित्रा देवी, साथ में डॉक्टर मुखर्जी को भी बुलाया गया है। अब फेलुदा अपनी जेब से वो डायरी निकालते हैं। कहते हैं थोड़ी देर में वकील साहब भी यहाँ आते होंगे। वो डायरी देख के सुचित्रा देवी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वहीं नंदिनी के चेहरे पे एक संतोष का भाव आता है। वो कहते हैं, इस डायरी को तो सुचित्रा देवी आप भली भांति जानती होंगी। सुचित्रा देवी कहती हैं, हाँ, ये मधु की डायरी है। वह सालों से इसमें ना जाने क्या क्या लिखती आई है। फेलुदा एक फीकी मुस्कान हंसते हैं और कहते हैं, ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं ही पढ़ के बताता हूँ कि इस डायरी में क्या लिखा है। ये डायरी आज से 20 वर्ष पहले से लिखना शुरू की गई थी। इसमें रॉबर्ट का जिक्र है, वही रॉबर्ट जो यहाँ पे तब कार्यरत था जब आपके पिता जिंदा थे, लगभग आज से 20-22 वर्ष पहले। वो तस्वीर जो अब तीनों बहनों की उसके साथ में है, इस बात का प्रतीक है कि किस तरह रॉबर्ट आप सबके बीच में घुला मिला था। और फिर ये अगली एंट्री मिलती है जो लगभग 2 वर्ष बाद की है, जबकि मधुमिता कलकत्ते में रह रही थी। डॉक्टर मुखर्जी, क्या आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि आखिर मधुमिता 2 साल तक कलकत्ते में क्यों रही थी? आप उस समय नए नए आए थे गांव में प्रैक्टिस करने के लिए, और शायद आप कुछ इस चीज़ पे प्रकाश डाल सकें। अगर आप प्रकाश डालना नहीं चाहते हैं तो मैं उस हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आया हूँ जहाँ पर पीटर का जन्म हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी आंखें चुराकर धीरे से सुचित्रा की तरफ देखते हैं और सुचित्रा देवी उन्हें ना का इशारा करती हैं। फेलुदा कहते हैं, डॉक्टर मुखर्जी, सुचित्रा देवी की ना कहने से अब कुछ भी छुप नहीं सकता। ये पीटर का बर्थ सर्टिफिकेट है जिस पर उसकी माँ का नाम अंकित है। उसकी माँ थी मधुमिता और फिर उसे एडॉप्शन हाउस में दे के अडॉप्ट कराया गया था। फिर उसके फादर और मदर थे एलिस और रॉबर्ट। पीटर कहता है, एलिस वो तो मेरी माँ थी। मधुमिता आंटी तो मुझसे अक्सर मिलने आती थीं, पर मेरी माँ तो एलिस ही थी। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब उन्होंने कहा था कि मधुमिता आंटी को अपनी माँ ही समझना। डॉक्टर मुखर्जी अब भी चुप थे। फेलुदा कहते हैं, डॉक्टर मुखर्जी, क्या अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर मुखर्जी अपनी चेहरे को नीचे ही किए रहते हैं और कहते हैं, उस समय मधुमिता प्रेग्नेंट थी। रॉबर्ट उसका होने वाले बच्चे का पिता था, लेकिन ज़मींदार साहब को ये बात मंजूर नहीं थी क्योंकि रॉबर्ट एक अंग्रेज़ था। अगर मधुमिता और रॉबर्ट की शादी हो जाती तो पूरे गांव में उनकी थू थू होती, इसीलिए उन दोनों का विवाह नहीं हुआ। लेकिन ये बात सच है कि पीटर मधुमिता और रॉबर्ट की ही संतान है। इतना कहना था कि सुचित्रा अपना
अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और कहती है, डॉक्टर मुखर्जी आप पूरी बात क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते कि रॉबर्ट एक फ्रॉड आदमी था। वह एक दिलफेक टाइप का प्ले बॉय था जिसने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और फिर मेरी छोटी बहन की। उसने पहले मुझसे विवाह करना चाहा। जब मुझसे बात नहीं बनी तो उसने बेवकूफ़ मधुमिता को अपने जाल में फंसा लिया। उसके कारण ही मेरी और मेरी बहन के रिश्ते ज़िंदगी भर खराब रहे। आप ये बात क्यों नहीं बताते कि उसकी वजह से ही मैं अविवाहित रह गई। मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाई। मेरी विवाह से के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। आप पूरी बात क्यों नहीं बताते डॉक्टर मुखर्जी? पीटर ये सब बातें सुन रहा है। वह फिर धीरे से कहता है, मेरी मदर तो एलिस थी। फेलुदा कहते हैं, पीटर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मधुमिता आंटी भी तुम्हारी माँ जैसी थीं और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है। सुचित्रा कहती है, यही तो मैं जानती थी। ज़रूर वो बेवकूफ़ मधुमिता अब यही करेगी। अब ये बात गांव में किसी से भी छुपी नहीं रह पाएगी। ये गोरे का लड़का पीटर जब इस गांव में आएगा, घूमेगा और इस प्रॉपर्टी पे अपना स्वामित्व जगाएगा, तब सबको मालूम पड़ जाएगा कि सालों पहले क्या हुआ था। पिताजी की सारी मेहनत विफल हो जाएगी। हमारी थू-थू होगी। मैं कहीं जाने लायक नहीं रह जाऊंगी। फेलुदा कहते हैं कि यही सारी बातें सोचकर क्या आपने अपनी बहन की जान ले ली? क्या आपका गुस्सा, आपकी साख इस कदर इम्पॉर्टेंट हो गई थी कि पहले आपने एक बहन को मारा, फिर आपको लगा कि आपकी छोटी बहन यानी कि नंदिनी देवी को भी सारा राज मालूम है, तो अब तिल तिल करके आप उसको भी मार रही हैं। सुचित्रा देवी कहती हैं, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने दोनों बहनों की हत्या करनी चाहिए? पहले मधुमिता को मार दिया और आप अपनी प्यारी बहन नंदिनी को मारना चाह रही हूँ। फेलुदा कहते हैं, वो शीशी जो उस दिन उस कमरे में मुझे मिली थी, जो मैंने आपको दी थी, उसमें क्या था सुचित्रा देवी? उसमें गुलाब के फूलों में डालने वाली दवाई थी। उस दवाई का नाम तो आपको मालूम होगा। आपने तो फूलों के बारे में ही पढ़ाई की है। सारे गुलाब के फूल एकदम स्वस्थ, उन पर एक भी काले दाग नहीं, पत्तियों पर भी एक काले दाग नहीं और सारे फूल पुष्ट। आप दवाई में ऐसा क्या मिला के डालती थीं जिससे उन फूलों में कभी भी कीड़े नहीं लगते थे? सुचित्रा देवी अभी भी चुप थीं और धीमे से बुदबुदा के कहती हैं, आर्सेनिक। फेलुदा कहते हैं, तेज़ बोलिए, तेज़ आवाज़ में बोलिए। कहती हैं, उसमें आर्सेनिक पड़ता है, बहुत ज़रा सी मात्रा में, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हो सकती। फेलुदा कहते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कहा, उससे किसी की मौत नहीं हो सकती, लेकिन अगर जरा सा आर्सेनिक रोज़ चाय में मिला के दिया जाए तो उसे अस्थमा, दिल की बीमारी, फेफड़े के रोग अवश्य हो सकते हैं और जल्दी इन चीज़ों की डायग्नोसिस नहीं हो पाती। क्यों डॉक्टर मुखर्जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होना संभव नहीं है? डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, जी, मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की थी, इसीलिए मैंने नंदिनी देवी का ब्लड टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ब्लड में आर्सेनिक के ट्रेसेस मिले हैं। सुचित्रा देवी धम से वहीं सोफे पे बैठ जाती हैं। वह कहती हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तुम लोग दोषी मत मानो। मैंने ये सब सिर्फ अपने पिताजी की शान और शौकत, उनके नाम को मिट्टी में ना मिल जाने देने के लिए किया था। मैंने सिर्फ हमारे ख़ानदान की इज्जत बचाना चाही थी, जो मधुमिता की वजह से अब मिट्टी में मिल चुकी है। अब पूरा गांव, पूरा समाज हम पर हंसेगा। फेलुदा कहते हैं, इसीलिए आपने दो बहनों का खून करना चाहा। आपने कानून को हाथ में लिया सुचित्रा देवी, और इस चीज़ की सज़ा तो आपको मिलकर ही रहेगी और पीटर को उसका हक भी मिल के रहेगा। तभी वकील साहब सब दस्तावेज़ लिए अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें मिल चुकी है वो नई वसीयत जो मरने से पहले मधुमिता ने लिखी थी और अपनी डायरी में मोड़ के उसे लिखा था, वही डायरी जो फेलुदा को उस सुई धागे के डिब्बे में रखी हुई मिली थी। इस तरह से इस दिलचस्प कहानी का अंत होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप इसे लाइक करेंगे, इसे 100 लाइक्स देंगे, तो मैं जल्दी ही फेलुदा की एक और पेस्टिज स्टोरी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। इसीलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और मुझे खुश करने के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।